महागठबंधन के भीतर भी भगदड़ की स्थिति है। कई दल अपना लिस्ट थमा करके, कांग्रेस ने भी अपना लिस्ट थमा दिया है। एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, किसी को लाडला बना दिए, किसी को बहुत काम करने वाला दर्शा दिए। भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार की भद पीटी, खुद उपेंद्र कुशवाहा को हारे ललन सिंह को लेकर के कुछ बातें जरूर कही है। उन्होंने चिराग पासवान भी बिहार से ही हैं, मंत्री हैं, उनके विभाग की चर्चा नहीं की। नीतीश कुमार बात कर रहे थे, लोगों से संबोधित कर रहे थे, तो साफ साफ समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं और नीतीश कुमार पूरी तरह से आगे 5 साल तक शासन करने के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चर्चा अगर हम लेकर आए हैं हम, और देखिए चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चर्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, चर्चा है लाडले मुख्यमंत्री की, चर्चा है लोकप्रिय मुख्यमंत्री की, और सबसे ज्यादा चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की। जी हाँ, कल की प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था उसमें एनडीए के सभी घटक दल तो मौजूद थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वहां मौजूद नहीं थे। आखिर क्या कुछ वजह है, वजह भी हमने भारत लाइव से बताई है। लेकिन देखिए, एनडीए के ये बड़े कार्यक्रम के बाद, हालांकि यह सरकारी कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसके बाद अब बिहार में उखाड़ कबाड़ हो गया है। चाहे बात कीजिए इस गठबंधन की या उस गठबंधन की, दोनों ही गठबंधनों में उखाड़ कबाड़ वाली स्थिति है। बाबा से विशेष तौर पर जानेंगे कि अब बिहार की राजनीति किस तरफ चलेगी, क्योंकि चर्चा तो यह भी है कि एक दल ने लिस्ट थमा दिया है। अब उस लिस्ट पर क्या कुछ चर्चा होने वाली है, सीधे बाबा के पास चलते हैं। सागर, सबसे पहले तो इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले भारत लाइव के दर्शकों से मेरा एक बहुत ही विनम्र आग्रह होगा कि हमसे कहाँ गलती हो रही है ये आप बताइए। क्योंकि जब हम इतना खोजबीन करके, तह से निकाल करके खबरें आप तक पहुंचाते हैं, सबसे पहले खबर पहुंचाते हैं, हमारी कई खबरों पे मुहर लगती नजर आती है। हम आज खबर करते हैं, 2 दिन के बाद वो खबरें सच हो जाती हैं। उसके बावजूद ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण आप लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स में सही ढंग से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपनी बातें नहीं बता पा रहे हैं। हम तो अपनी बात आपको बता देते हैं। आज भी हम ये विश्लेषण शुरू जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस विश्लेषण के साथ साथ आप लोगों से आग्रह के साथ शुरू कर रहे हैं कि आप इस विश्लेषण के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि हमारे द्वारा जो हम राजनीतिक दल के नेताओं, पत्रकारों और आम जनता से जो बातचीत करते हैं, उसके आधार पर ये सारी खबरें, सारा विश्लेषण आधारित रहता है। वर्तमान परिस्थिति जो बनी है उसमें हमने बहुत सारी खबरें आपने सुनी होगी। प्रधानमंत्री आए, क्या दिया क्या नहीं दिया, ये सारा डाटा आपको बताया गया होगा, उन खबरों को आपने देख लिया होगा। लेकिन इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक, जिस मंच पे नरेंद्र मोदी मौजूद थे, कभी उसी तरह के मंच पे वो किसी और को सम्मान दिया करते थे। लेकिन जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पे थे तो 3 बातों का बहुत महत्वपूर्ण उसमें इंपैक्ट नजर आया। पहली बात यह कि नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक हैं। नीतीश कुमार को इग्नोर करके आप बिहार की गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। ये बात हमने आज से 4 दिन पहले, और उसके बाद 4 दिन से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के 1 दिन पहले तक हमने यह बात बताया था कि नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं जो पार्टी अगर नहीं बिहार में है पिछले 20 सालों से, तो आप सत्ता में नहीं है। बिल्कुल, ये आप सोच लीजिए। जनता दल यूनाइटेड का जनाधार सिर्फ बिहार में नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का जो जनाधार है झारखंड में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, मणिपुर में भी है। वो जनता दल है जिसका नेतृत्व 1 मैन आर्मी नीतीश कुमार करते हैं। नीतीश कुमार की ताकत कितनी है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे तरह की चीजें चल रही थी। अस्वस्थ हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की बातें, उस तरह की बात है। पॉलिटिकल चर्चा में नीतीश कुमार कुछ और कहने लगते हैं, कुछ और बतियाने लगते हैं। लेकिन निशांत, उनके पुत्र ने जो बातें कही कि पिताजी स्वस्थ हैं, ये बात कल नजर आई। और कल जब मंच से नीतीश कुमार बात कर रहे थे
लोगों से संबोधित कर रहे थे तो साफ साफ समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं और नीतीश कुमार पूरी तरह से आगे 5 साल तक शासन करने के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल, ये सभी बातें साफ नजर आई और नीतीश कुमार ने अपनी बातों में, अपनी भाषा में, अपने संबोधन में जो बातें कही उसमें पूरा कैलकुलेशन नजर आ रहा था। डेट और टाइम तक नीतीश कुमार ने जब बताया, आप ही ने मुझे बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि किस डेट से वो बिहार की गद्दी पर बैठे हैं, वो डेट तक उनको मुजमानी याद है। ये पूरी जो स्थिति है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खास करके जब अपने सबसे परम प्रिय मित्र या कहा जाए सहयोगी या फिर कहा जाए कि वो जो उनके अब तक के राजनीतिक सफर के सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्तित्व रहे हैं अमित शाह, उनको जब नीतीश कुमार के कारण, नीतीश कुमार की एक बात पर बिहार आने से रोक सकते हैं तो नरेंद्र मोदी आने वाली राजनीति की भी चीजें निश्चित रूप से वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके पास सारा कैलकुलेशन है। नीतीश कुमार को लाडला कहना जी भी इस बात की तरफ इशारा करता है। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही है। इतने सारे लोग मंच पे मौजूद थे लेकिन उन्होंने ललन सिंह को लेकर के कुछ बातें जरूर कही है। उन्होंने चिराग पासवान भी बिहार से ही हैं, मंत्री हैं, उनके विभाग की चर्चा नहीं की। हालांकि एक ये भी बात हो सकती है कि चूंकि कृषि विभाग की बात हो रही थी तो उसने उन्होंने पशुपालन और मछली पालन वगैरह की चर्चा की, ये भी बात हो सकती है। लेकिन जिस मंच पे जीतन राम मांझी भी मौजूद हों और कई मंत्री मौजूद हों, उनकी चर्चा नहीं करके चर्चा शिवराज सिंह चौहान की नहीं होकर के, क्योंकि कृषि मंत्री थे, किसी का कार्यक्रम था, अगर ललन सिंह की चर्चा होती है तो ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में जो है, चाहे वो बाहर से हो भीतर से हो, जो भी हो, वो बातें अच्छी तरह से नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। बिल्कुल, इन सभी बातों के साथ साथ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस मंच पे कल हमने कुछ बातें कही थी, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। हमने कहा था कि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर उपेंद्र कुशवाहा मंथन कर रहे हैं। अब तक वो चुप थे लेकिन अब वो समय आ गया है जब उनको अपनी तैयारियां करनी है। जी, उन्होंने कई सीटों पे, जिस मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार की भद पीटी, खुद उपेंद्र कुशवाहा को हारे, क्यों हारे, कैसे हारे, उसका आप देखिए नया नया कहानी जो है आर.के. सिंह खोल रहे हैं। तो इन सब बातों से अलग 4 सीटों पे जब चुनाव शुरू हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा का धमक, उपेंद्र कुशवाहा की मेहनत और उपेंद्र कुशवाहा नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा ने उन सारी चीजों को ठीक से बदला और बक्सर की बात कर लीजिए, रामगढ़ की, या फिर जहानाबाद से जुड़े हुए गया की बात कर लीजिए, या फिर आप कैमूर से जुड़े हुए जो उनके क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं काराकट, उसके बगल में जुड़ा हुआ क्षेत्र समझ लीजिए। इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने मेहनत किया और रिजल्ट पक्ष में आया एनडीए के। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने एक और बड़ी बात कही कि क्या कुछ हुआ, अगर उसी रास्ते से हमको चलना है तो 2025 में हमारी सरकार मुश्किल में पड़ सकती है, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, हमें अपनी तरीकों को, अपनी चीजों को बदलना होगा। आपको याद होगा मैं बार बार कह रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा 2 दर्जन से ज्यादा कम सीटों पे मानेंगे नहीं। क्या परिस्थिति होगी वो तो अलग बात है, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 2020 के आकलन को लेकर के हम कई पार्टियों का आकलन कर चुके हैं, हम इसका भी एक विस्तृत आकलन करेंगे। लेकिन जिन 107 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन 107 सीटों में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिसको लेकर के अब असमंजस की स्थिति हो गई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने जो उनको पिछले चुनाव में 115 सीटों पे चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार, उसका भी हमने एक खाका दिया है भारत लाइव के दर्शकों को। उनमें से 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पे नीतीश कुमार अदला बदली करना चाहते हैं भाजपा के साथ और अपने साथी दलों के साथ, क्योंकि वो सीटें नीतीश कुमार पहले नहीं लड़े थे। नीतीश कुमार 2010 में जिन सीटों पे लड़े थे और जिसमें प्रदर्शन उनका बेहतर हुआ था, वो चाहते हैं कि वो सीटें उन्हें मिले।
यानी कि 115 सीट पे वो लड़े थे, जीते थे, सॉरी 142-43 पे लड़े थे, 115 सीटों पे जीते थे। उन 115 सीटों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वर्तमान की सीटों को मिला करके वो कम से कम 110 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। पहली बात। दूसरी बात कि अगर इतनी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं वो, तो बाकी के लोगों का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब खोजने जब उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे तो उन्हें लगा कि एक तरफ तो भाई जो एलजेपी है चिराग पासवान की, उसने तो डिमांड कर दिया कि हमको 30 से 40 सीट कम से कम चाहिए। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि हमको 20 से 40 सीट चाहिए। नीतीश कुमार 122 का आंकड़ा दे रहे हैं, तो फिर हम कहाँ हैं, हमारी सीटें कहाँ हैं? तो उनके तरफ से भी भले ही ऑफिशियली नहीं आया हो, अनऑफिशियल इंटरनली एक लिस्ट तैयार कर दिया गया है, जो लिस्ट कहीं ना कहीं जो करता धरता है एनडीए गठबंधन के उन तक पहुंचा दी गई है। ये लिस्ट जो है कम से कम 2 दर्जन सीटों की है, लेकिन आइडेंटिफाई करके आपको हम बताते हैं कि ये सीट जिस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, ऐसी सीटें जो हैं जिसमें 16,000 15 से 16,000 जिसमें जो अधिक वोट आया है, वो वैसी 11 सीटें हैं और 30,000 से ज्यादा 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर उनका वोट आया है। हार जीत में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उस योगदान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां उपेंद्र कुशवाहा अगर अपने लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये सारे लोग वो हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के कठिन समय में उनके साथ रहे हैं। और कोई भी पार्टी इसीलिए किसी गठबंधन का हिस्सा बनती है कि उनके कोर टीम के जो लोग हैं, जो उनको एडजस्ट किया जा सके। तो इसमें गोह औरंगाबाद की बात करें तो रणविजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, सबसे अधिक वोट इन्हीं को आया था, 44,000 से अधिक मत लेकर के आए थे। उसके बाद कुर्था अरवल की बात करते पप्पू वर्मा 18,000 वोट लेकर के आए थे। बेलसंड में ठाकुर धर्मेंद्र हैं, ये लगभग 19,000 वोट लेकर के आए थे। और ठाकुर धर्मेंद्र की अगर बात हम करें या फिर डॉक्टर रणविजय की बात करें तो इनको आप देखते हुए आरएलएसपी में बहुत एक्टिव में लोगों में से एक हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव जो अभी हुआ है, उस चुनाव में किस तरह से ठाकुर धर्मेंद्र एक्टिव रहे हैं। इसके बाद ओबरा में अजय कुमार हैं, उन्होंने भी लगभग 20,000 के आसपास वोट लाया था। भभुआ में बताएं तो वीरेंद्र कुशवाहा जो हैं वो 37,000 वोट लेकर आए थे। बक्सर में निर्मल कुशवाहा 34,000 वोट लेकर के आए थे। कुचायकोट गोपालगंज जो है वहां सुनीता कुशवाहा 33,000 वोट लेकर के आई थी। मोहनिया जो है श्वेता सुमन 39,000 वोट लेकर के आई थी। इसके बाद दिनारा में राजेश सिंह, दिनारा की लड़ाई आपको पता ही है किस तरह की लड़ाई हुई थी, वहां भी 18,000 वोट लेकर के आए थे, 18,000 ज्यादा वोट लेकर के आए थे। ये सभी सीटें हैं जिसमें सीतामढ़ी चंद्रिका पासवान जो है 15,000 से ज्यादा वोट लेकर के आए थे। ऐसी कई सीटें हैं, डुमरांव से लेकर के और भी कई सीटें हैं जहां 10,000 से 11,000 से ज्यादा वोट आया था। तो ऐसी स्थिति में ये जो कुछ सीटें हैं, इन सीटों पर किसी भी तरह का कोई भी समझौता करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं है। आज आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के लोगों से जब बात करने आप जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएगी। ये तो एक पक्ष हुआ सागर, ये वो पक्ष है जिस पक्ष को हम देख रहे हैं कि सीधे एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, किसी को लाडला बना दिए, किसी को बहुत काम करने वाला दर्शा दिए, किसी को ये बता दिए कि गायों का नस्ल ठीक कर रहे हैं, तो कोई किसी को ये बता दिया कि मछली का उत्पादन के लिए हम कहते कि पानी इतना रहते हुए मछली का है नहीं, यहाँ होता है भाई। इसके बाद बारी बारी से सबको सबसे मिले, लेकिन एक व्यक्ति वहां मिसिंग था, उपेंद्र कुशवाहा। आप ठीक है उपेंद्र कुशवाहा आपके मंत्रिमंडल में नहीं है, ठीक है उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मंत्रिमंडल में नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता बिल्कुल राज्यसभा सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद तो हैं ही बिहार में। और अगर आप उपेंद्र कुशवाहा को बड़े नेता नहीं मानते हैं तो उनको राज्यसभा क्यों भेजे? अगर आप उपेंद्र कुशवाहा के जगह पर अपने कुशवाहा नेता को आगे बढ़ा रहे हैं, सम्राट चौधरी को, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत आपको क्यों है? बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप 6-5 में उपेंद्र कुशवाहा को डाल करके आप उनके साथ आगे नहीं चल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी ये बात समझने लगे हैं। राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व और समृद्ध व्यक्तित्व है उनका, ऐसा नहीं है कि वो रोड छाप हैं जिनको आप कुछ कह दीजिएगा तो मान लेंगे, सुन लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा पढ़े लिखे संपन्न राजनीतिज्ञ हैं, जो यही कारण है कि उन्होंने जब भी कोई पद उनको मिला है उसको त्यागने में 1 सेकंड भी देर नहीं किया है। बिल्कुल 2014 में आपको याद होगा कि माफ कीजिएगा 2019 में उन्होंने 18 में ही
मंत्रिमंडल से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। नीतीश कुमार वहां गए थे, उसके चलते उनको उनकी सीटें कम होने की संभावना थी, इसलिए उन्होंने वहां से किनारा कर लिया। 2020 के चुनाव में भी आपने देखा किस तरह की बात हुई। 2024 में उन्होंने एक समझौता किया था कि 2025 में आप उनको बेहतर सामंजस्य के साथ रखेंगे अपनी टीम में। अब यहां भी अगर उपेंद्र कुशवाहा को आप दबाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा विस्फोट होगा, और कुशवाहा समाज पहले से ही विस्फोट के लिए तैयार नजर आ रहा है। हाँ। आप देखिए, कुशवाहा समाज का वोट अगर नहीं भी खड़ता तो 2024 में अभय कुशवाहा नहीं जीतते। जी बिल्कुल। ये भी बात आपको समझ में आ गई। और कितना बड़ा उन्होंने जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता था उसमें झटका दिया है। इन सारी बातों के साथ साथ अब एक पक्ष और आपको समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जैसे आए और यहां से शुरुआत किया तो कांग्रेस का ग्राफ धीरे से गिरा। क्योंकि भागलपुर में आना और भागलपुर की स्थिति क्या थी, भागलपुर में दंगा कैसे हुआ, भागलपुर के लोगों की जीवन शैली क्या है, किसने क्या कहा, ये पूरा का पूरा उन्होंने खाका खींच करके रख दिया, जिससे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे आए। और ये वो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि कांग्रेस को थोड़ा सा उसका देंगे, क्षेत्रीय दलों से उसका संबंध रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो ये फायदा जो है डायरेक्ट नहीं इंडायरेक्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलेगा। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान आ गया है। हालांकि कांग्रेस पहले से बयान देती आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक पहले आपने देखा कि जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लीजिए, चाहे आप जो नए जो प्रभारी आए हैं कृष्णा अल्लावरू, उनकी बात कर लीजिए, या फिर अभी अभी जो एक महिला प्रवक्ता है उनकी वो आई थी, इन सभी लोगों की बातें आप कर लीजिए, बिहार नेतृत्व की बात कर लीजिए, तो ये सब कोई एक ही बात कह रहा है कि कांग्रेस अब यहां से अगर रिवाइव नहीं करती है, 2029 के चुनाव से पहले अपने पैर पे खड़ा नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और इस मुश्किल में कांग्रेस जो है 2029 के आने वाले समय के लिए पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दो पार्टी सिस्टम लगभग लागू हो जाएगा तब, जबकि ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा। हाँ। और इन सभी परिस्थितियों को अगर गौर से देख लिया जाए तो एक बात साफ नजर आता है कि जहां महागठबंधन के भीतर भी भगदड़ की स्थिति है, कई दल अपना लिस्ट थमा करके, कांग्रेस ने भी अपना लिस्ट थमा दिया है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी बाकी लोगों की तरह अपनी लिस्ट थमा दी है और थमा करके फरार हो गए हैं। भले ही जाकर के वहां कुंभ में स्नान करके रहे हों, उसकी तस्वीरें आई हों, लेकिन जरूरी पटना, बिहार और भागलपुर भी था। बिल्कुल। अब उनके मिसिंग होने का इश्तेहार कहां चिपकेगा ये भी देखना होगा। बिल्कुल। तो देखा आपने क्या कुछ बाबा ने बताया है, डिटेल्स में आपको बताया है कि किन किन सीटों पर उंगली रख दी गई है एनडीए में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बिहार में चुनावी बिगुल और संखनाद तो किया ही जा चुका है। ऐसे में जब एनडीए के कुछ दल अगर नाराज होते हैं तो फिर एनडीए के लिए के सेहत के लिए ठीक नहीं है। कोशिश तो यही रहेगी एनडीए के तमाम दलों की, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की ये गठबंधन जिस रूप में वर्तमान में है उसी रूप में रहे, और किसी भी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा की अगर कोई नाराजगी है सीटों को लेकर तो उसको भी मना लिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।